नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच पहले पोस्टर वार तेज हो गया। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने पोस्टर की लाइन लगा दी, हर रोज नया पोस्टर। लेकिन अब पोस्टर विवाद को थोड़ा साइड में किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के उपचुनाव में सपा और बीजेपी दोनों दल ही मेहनत करने से लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत बयानों को लेकर की जा रही है। लेकिन क्यों? क्या बयानबाजी से जनता को अपनी तरफ खींचा जा सकता है? क्या यह बयानबाजी जनता को खुश करने के लिए है? उपचुनाव की इस लड़ाई में मुद्दे दूर दूर तक गायब है, कहीं भी नजर नहीं आ रहे। आखिर क्यों? यूपी की सियासत में अब सीएम योगी का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने अंबेडकर नगर की कठेरी सीट पर साफ तौर पर एक बयान दिया, वो आपको सुना। पार्टी, इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई, तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ समाजवादी पार्टी को लेकर कहा। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी, समाजवादी पार्टी से जगदीश सिंह, कांग्रेस से अनुज शिवहरे और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेहटा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आपके पीडीए को एक अलग नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि पीडीए प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। इससे पहले भी उन्होंने कई बयान दिए। इससे पहले उन्होंने कहा जहां देखे सफाई वहां बिटिया घबराई। और आज अभी थोड़ी देर पहले मैं अखिलेश यादव जी का एक्स पर अकाउंट देख रहा था, उन्होंने भी एक पोस्ट किया था, कानून व्यवस्था का बैठा भट्टा अब खेतों तक जा पहुंचा कट्टा। ऐसा लग रहा है जैसे वेब सीरीज मिर्जापुर 3 सीजन की शूटिंग चल रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी द्वारा पीडीए को गाली आती है। पीडीए जो समाजवादी पार्टी की परिकल्पना और तलवार
हमारा रणनीतिक औजार समाजवादी पार्टी का। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभी तक ये सरकार काम करती रही। इस सरकार ने पिछड़े दलितों और का आरक्षण भी छीना है 69,000 शिक्षकों वाले मामले में। संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया। इसीलिए हमने कहा था, जिन्होंने कहा था कि हम संविधान को बदल देंगे। जो आरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करना चाहती है, और इतना सब होने के बाद इन्हीं सब कारणों से संविधान की रक्षा के लिए आदरणीय अखिलेश यादव पिछड़े दलितों की रक्षा के लिए जब आगे आए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने और जनता ने देखा कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हो गई, और जो भारतीय जनता पार्टी जो 40 सीटों का दावा कर रही थी वो 33 में आके 34 में निपट गई, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। और ये तो सोने पे सुहागा हुआ है। इसको पिछड़ा दलित मुख्यमंत्री जी को माफ नहीं करेगा। आप देख लीजिए इसी उपचुनाव में। नहीं, बिल्कुल जगदीश जी, सवाल यही उठता है जब आपने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर हो गई वो आसानी से आरक्षण खत्म होने देगी? दूसरी तरफ संविधान खत्म करने का भी आरोप लगाते हैं। ये सुन लीजिए चौधरी साहब, मैं जो पूरी बात आ जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी न कमजोर थी न कमजोर है। आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, और आदरणीय अखिलेश यादव के साथ पिछड़ा दलित पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ, उनको मजबूत, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और जिस तरह से पिछड़ों और दलितों को गाली दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्हें अपराधी कहा है, उनको अपराधी कहा है। इस तरह से ये गाली भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। अभी जो एक पोस्टर लॉन्च किया था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि मठाधीश बांटेंगे, सुन लीजिए, मठाधीश बांटेंगे, वो भी तो गाली थी। अगर आप पर्सनली योगी जी को लेकर कहते तो बात ठीक थी, लेकिन अगर मठाधीश का नाम आपने लिया है तो सीधा संतों पर आप टिप्पणी कर। पुष्पेंद्र जी चौधरी साहब सुन लीजिए, जो ये गाली मिली है पिछड़ों दलितों को, ये उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी भारतीय जनता पार्टी को। आज जो गाली मिली है पिछड़ों दलितों को अपराधी, माफिया सब कुछ कहा गया है, ये जो है माफ करने लायक नहीं। अभी तक आप संविधान को बदल देने की बात कर रहे थे, दलितों पिछड़ों का आरक्षण आपने खत्म कर दिया, आज आपने उनको गाली भी दे दिया। ये समझ लीजिए 100 अपराध कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के साथ। आप देखते जाइए इसका हक क्या होता है। चलिए ठीक है। अविरल जी, आपने पीडीए का अपमान किया है, पिछड़े दलित को आपने एक तरह से गाली दी है, जो जगदीश जी का आरोप है, लेकिन पीडीए एक नाम है जो खुद समाजवादी पार्टी ने बनाया था। अब कैसे पिछड़े और दलित लोगों का अपमान हुआ है, ये तो आप बताएंगे। नहीं, देखिए, जहां तक विषय है जगदीश जी का, मैं समझता हूं जगदीश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, तो ये जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए कार्य कर रही है। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, बोलिए। जी नहीं, देखिए, जहां तक बात है गरीब की, पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर दलितों की सेवा कर रही है, गरीबों की सेवा कर रही है। और ये गाली कौन दे रहा है, बल्कि इसमें भी बताइए, दलित पिछड़े को अपराधी बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल नहीं, देखिए, ये बिल्कुल आपने कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी और पिछड़े दलित ये माफ करने वाले नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा भी आपसे सवाल रहेगा। आप कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक में आखिर आप पारसी की बात क्यों नहीं करते हैं? नंबर 1 सवाल मेरा ये रहेगा। नंबर 2 मेरा प्रश्न ये रहेगा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक क्या समाजवादी पार्टी है? आप लोग स्वयं को पिछड़ा बता रहे हैं, डिफेंडर में घूम के, रेंज रोवर में घूम के, फॉर्च्यूनर में घूम के, मर्सिडीज में घूमकर, उसके बाद खुद को पिछड़ा कह देना। आपको खलता है पिछड़े दलितों को रेंज रोवर में घूमना, आपको खलता है, इसीलिए आप गाली दे रहे हैं। आप लोग जो है पिछड़ों दलितों को चारपाई में नहीं बैठने देना चाहते। हम तो मजबूत कर रहे हैं, गरीब को मजबूत कर रहे हैं, गरीब को घोड़ी में कर रहे हैं, नहीं देना चाहते। जल्दी सी मैं आपको जवाब देता हूं, बोल रहे थे मैं उत्तर। सुन लीजिए, ये माफ करने वाली नहीं है जनता,
जो पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक है आपको माफ नहीं करेंगे। बहुत हो गया। अब मैं जवाब दे देता हूं, आपने क्या होता है। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, जहां तक बात है रेंज रोवर की, मर्सिडीज की, तो इस बात को भी आप बता दीजिए कितनी आपको पता है कि रेंज रोवर मर्सिडीज में अगर पिछड़े दलित चलते उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी का चलने का हक है, पिछड़े और दलितों का हक नहीं है। आप मंदिर में नहीं जाने देना चाहते, आप मंदिर में पिछड़े दलितों को नहीं रहने देना चाहते। आप ठीक है, एक बार अविरल मलिक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं हुसैन जी, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ये बात पूरी तरह से आनी चाहिए कि आप पिछड़े और दलितों को रेंज ओवर गाड़ी में बैठने दें। आपको पूरी बात आएगी, पूरी बात आएगी, आप सुन लीजिए, पूरी बात आएगी। मलिक साहब जवाब दो। डिस्क्रिमिनेशन भारतीय जनता पार्टी का ये कतई चलने वाला नहीं है। जगदीश जी, आपसे मेरा तो प्रश्न रहेगा, मैं तो जानना चाहता हूं, मैं तो डिबेट करना चाहता हूं इस मुद्दे पर। आप डिबेट करिए, बहुत अच्छी बात है। क्या अतीक अहमद गरीब था? क्या मुख्तार अंसारी गरीब था? मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए, मुख्तार अंसारी ने कितने लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, कितने गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया? कृष्णानंद राय जी की आपको याद नहीं आ रही है? बात कर लीजिए कृष्णानंद राय जी की, बात कर लेनी चाहिए। क्या आपत्ति है कृष्णानंद राय जी के विषय पर बोलने में? क्या आपत्ति है अयोध्या में जिस प्रकार से निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाकर उनके माथे में गोलियां मार मार कर आज किसान लाठी खा रहा डीएपी के लिए? मलिक जी, एक किसान लाठी खा रहा है किसानों का। आपकी सरकार पूरी तरह से उस मुद्दे पे आप आइए, चुनाव करवाइए, उसी पे आ जाता है। को गाली दे करके चुनाव कर लीजिएगा, किसान पे बात कर लीजिए होगा। मुझे आपत्ति नहीं, किसान पे करिए डिबेट, किसान पे किसान लाठी खा रहा है। करिए किसान पे, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप सुनिए चौधरी साहब, किसान लाठी खा रहा है, मैं जवाब देता हूँ। और हाँ, किसान ने आपने जवाब दिया है, हरियाणा में जवाब दे दिया, गाली दे रहे हो। नहीं मलिक साहब क्या कह रहे हैं? हरियाणा में किसानों का कुछ अभी आपने कहा। हाँ बिल्कुल, हरियाणा के किसानों ने इन्हें उत्तर दे दिया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो स्वयंभू किसान नेता बनकर घूमते थे, 1170 वोट गुरनाम चढ़ूनी को मिली, जिन्होंने आंदोलन किया। किसान इनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। नंबर 2, हरियाणा के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। ठीक है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कर दिया कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ साजिश रची थी, उन्होंने अपनी तरफ से बयान दे दिया। लेकिन और भी तो किसान हैं, वो पराली को लेकर सरकार से गुस्सा है, किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है पराली जलाने पर, तो किसान क्या करें? ठीक है, अभी नया बयान हो रहा है। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि आपने पीडीए का मतलब तो बता दिया, एक बार डीएपी का मतलब भी बता दीजिए, कहां पर मिल गया? बताइए, डीएपी किसानों को नहीं मिल रही है मलिक साहब। किसानों दलितों पिछड़ों को आप गाली दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है दलितों को, पिछड़ों को? हम तो ये अपराधी कहा जा रहा है, अपराधी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, पीड़ितों की रक्षा करें। हम दलितों को अपराधी, हम पीड़ितों ठीक है अनुज जी, ठीक है आऊंगा आपके पास, व्यक्ति के साथ भारतीय जनता मलिक साहब आऊंगा आपके पास। ठीक है अनुज जी, आप योगी जी के इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने पीडीए का पूरा मतलब बदल दिया और अब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू है। हालांकि आप भी एक पार्ट हैं इंडिया अलायंस का और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में आप एक्टिव भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जब देश में इस तरीके के बयान आते हैं तो आप समझ लिए देश गर्द और प्रदेश गर्द में जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, जनहित मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, वो आज उन मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, पहला। और बात, मुख्यमंत्री ने ये बयान जारी किया है, तो इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि वह देश के प्रधानमंत्री से यह पूछे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना चाहती है, सदस्यता अभियान चलाना चाहती है, बिल्कुल अपने एक पार्ट में जोड़ना चाहते हैं, तो ये कैसा मापदंड है हिंदुओं के साथ, जो एक तरफ बात कर रहे हैं बटेंगे और कटेंगे? इस आप क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य कहां समझते हैं? उत्तर प्रदेश का भविष्य खतरे में है। आप नेता निश्चित समझ लीजिए, इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, जब इस तरीके के देश में बयान, नेताओं के बयान आते हैं, तो समझ लीजिए देश, हमारा प्रदेश
नहीं बिल्कुल अनुज जी, आपकी बात 100% ठीक है, क्योंकि कई रैलियों में खुद गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि जब तक बीजेपी है मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने देंगे। और दूसरी तरफ जो योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई उठा रहा तो वो भी मुस्लिम माइनॉरिटीज उठा रही है, सीधा सीधा है। और आप ये देखिए, जो जो आज तक प्रदेश के प्रधानमंत्री ने फरमान जारी किया है वो हिंदुओं के विरुद्ध जारी किया है, चाहे वो नोटबंदी हो। आपको ध्यान हो, देवस्थान एकादशी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व था, बिल्कुल, इसमें तमाम हिंदुओं की और बच्चियों की शादियों थी। वो देवस्थान एकादशी हिंदुओं के पर्व किया, प्रश्न चिन्ह 1। सेकंड, नोटबंदी, जीएसटी, ये सारे ऐसे सारा हिंदुओं पर ही अत्याचार किया गया है, ये जग जाहिर है। लॉकडाउन जो हुआ, जीएसटी का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? लॉकडाउन जो हुआ आपके हिसाब आप पूरे देश में उसमें ये देखिए हिंदू समाज के साथ कितना अत्याचार हुआ, किलोमीटर तक पैदल चला। और एक तरफ दिल्ली में यही बीजेपी की सरकार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बसों में बैठा कर उन्हें छुड़वाते हैं और हिंदू समाज के लोग पैदल चल के मर जाते हैं। तो ये एक देश की जनता समझ चुकी है, उसका इनको परिणाम 2026 में ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये रणनीति बीजेपी की क्या है समझ में नहीं आती। खैर मैं आऊंगा आपके पास वापस। अनुराग जी, अभी जिस हिसाब से बयानबाजी का दौर उत्तर प्रदेश में चला हुआ है, मैं आऊंगा अनुज जी आपके पास वापस आऊंगा। अनुज जी, जिस हिसाब से अनुराग जी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बयानबाजी का दौर चला हुआ है और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी बीजेपी पर जिस तरीके से कटाक्ष कर रही है, और कटाक्ष करने के लिए जो उन्होंने लाइनें जोड़ी ना, ऐसा लगता है भाई साहब बड़ी राइमिंग में बनाई गई हैं। जहां दिखे सफाई बिटिया घबराई, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कानून व्यवस्था का बैठा भट्टा, अब खेतों तक जा पहुंचा कट्टा। नहीं, ये भी बताइए ना कि आज की जो गाली है समाजवादी पार्टी की, ये भी बताइए क्या आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा। हाँ मैं आऊंगा जगदीश जी। हाँ। तो जगदीश पहले पुष्पेंद्र जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो उपचुनाव है ये बहुत 9 सीटों पे है और ये बहुत बहुत अहम उपचुनाव है, खासकर योगी जी के लिए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि योगी जी की कुर्सी दांव पे लगी हुई है इस उपचुनाव में। तो अगर मेरे को जहां तक खबर आ रही है, अंदर की खबर जहां तक मेरे को आ रही है, ये है कि अगर भाजपा को अगर सफलता नहीं मिलती है इस उपचुनाव में, तो फिर ये हो सकता है कि योगी जी को सीएम की कुर्सी से हटा के और किसी और जो नॉन यादव ओबीसी चेहरा है, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जी है, उनको सीएम बना दिया जा सकता है, ताकि जो है जो सपा का जो वोट बैंक है ओबीसी का, उसमें सेंध लगाया जाए। और ये करीब करीब भाजपा की एक स्ट्रेटेजी है जिससे भाजपा एक गुगली फेंकेगी समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी क्लीन बोल्ड हो जाएगी और 2027 में फिर से भाजपा जीतेगी, अगर ये रणनीति के तहत ये लोग जो इन्होंने रणनीति बनाई है भाजपा ने। अब मैं बताता हूँ आपको, इसीलिए आप देखेंगे तो एक उपचुनाव में भी जो है मुख्यमंत्री योगी जी खुद हर सीट पे जा जाके प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने जो है वोटिंग की डेट भी बदलवा दी। पहले 13 तारीख को वोटिंग होने वाली थी, 13 नवंबर को, अब वो वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन से इन्होंने डेट आगे बढ़वा दी ताकि हर एक सीट पे जा जाके और योगी जी प्रचार कर पाए। और पूरी 9 की जो आप देखेंगे पूरी 9 की 9 सीटों पे कड़ी टक्कर होने वाली है इस बार। और जो है भाजपा ने अपने मंत्रियों तक को उतार दिया है चुनावी मैदान में इस बार उपचुनाव में। और जहां तक, और दूसरी तरफ भी सपा भी अपना पूरा जोर लगाए हुए 9 की 9 सीटें खुद सपा खुद लड़ रही है। कांग्रेस को उन्होंने इस बार एक भी सीट नहीं दी, इसलिए हार के डर से। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो तो इस समय आसमान पर है, छठे आसमान पर मान लीजिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से हर तरह से स्ट्रोंग है। और अब उनकी तरफ से भी अगर बयानबाजी होती है तो बड़े संभल कर बोलते हैं। हालांकि जो पोस्टर वाला जो विवाद चल रहा था उसमें जरूर उन्होंने 1-2 पोस्टर ऐसे कर दिए, मठाधीश का नाम उन्होंने उसमें इस्तेमाल कर दिया तो उस पर विवाद हो सकता था। अभी वाराणसी से एक पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें अखिलेश यादव जी को अर्जुन दिखा दिया, अखिलेश यादव जी को कृष्णा दिखा दिया और अर्जुन दिखा दिया राहुल गांधी जी को। तो ऐसे भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या चल रहा है राजनीति में पता नहीं। अब्दुल मलिक जी, आपने देखा होगा कि
सत्येंद्र जी की पहले पोस्टर का बहुत पोस्टर पे पोस्टर एक दूसरे के खिलाफ और पोस्टर पे पोस्टर आए और पोस्टर का एक तरीके से बाहर चला, और अब आप देख रहे हो तो रैलियां पे रैलियां हो रही है और बयान पे बयान का वार चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा, ये उपचुनाव में, ये चुनाव जैसा ही जो मेन चुनाव होता है वैसे ही उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा बयानबाजी और इतना ज्यादा सीएम खुद जो चुनावी मैदान में घुस गए हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी दांव पे लगी हुई है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो सपा का आत्मविश्वास चरम पे है, ये बात बिल्कुल ठीक है और सपा ने अच्छा इसमें प्रदर्शन किया, इसलिए भाजपा घबराई हुई है और भाजपा को लग रहा है कि नई स्ट्रेटेजी के साथ उतरे अगले चुनाव में और सीएम बदले और ओबीसी सीएम को लेके आए, जैसे हरियाणा में इन्होंने जैसे किया था, सीएम बदला और उसमें सफलता मिली और जीत मिली। और इसी तरीके से ये अब उत्तर प्रदेश में भी एक अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि जो है सपा को क्लीन बोल्ड करने की, गुगली डाल के क्लीन बोल्ड, चलिए ठीक है, और ओबीसी समाज के सीएम ठीक है। मलिक साहब, एक तो अनुराग जी का बड़ा दावा है कि ये जो उपचुनाव है ये मात्र उपचुनाव नहीं है, ये योगी जी की साख लगी हुई है, अगर उपचुनाव में नुकसान हुआ तो कुर्सी जा सकती है। दूसरा, महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता हैं अजित पवार, हालांकि बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर आज एक बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये बटेंगे और कटेंगे वाला सिस्टम उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलाओ, यहां नहीं चलेगा। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से अनुराग जी का प्रश्न है तो मैं इसका स्पष्ट उत्तर दे देता हूं। जहां तक योगी जी की साख की बात जो इनके द्वारा कही जा रही है, सवाल ही बेबुनियाद है। हाँ। नंबर 2, हर एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तन मन धन के साथ, पूरी लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति उस क्षेत्र का चुनाव लड़ता है। हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ते हैं, जनता हमें चुनाव लड़ाने का कार्य करती है, जनता हमारे लिए संघर्ष सड़कों पर करती है, ये सबको नजर आता है। जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर दौड़ती है, जोश के साथ, उत्साह के साथ दौड़ती है, वो सबको नजर आता है। और जहां तक बात है जगदीश जी की और समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और समाजवादी पार्टी को जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, आदिवासी, पिछड़े सबके लिए कार्य करती है। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत सबके लिए कार्य करते हैं। जब संतों की निर्मम हत्या महाराष्ट्र में हुई थी, उस समय आखिर ये लोग कहां थे? पालघर में जब संतों की निर्मम हत्या की गई थी, तब आखिर समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं बोले थे? इसका भी इन्हें कम से कम उत्तर दे देना चाहिए, लेकिन ये इस विषय पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसका बिल्कुल उत्तर नहीं देंगे। रही बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो चुकी है, मजबूत स्थिति में आ चुकी है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मैं स्पष्ट रूप से इन्हें कह देता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन कैसे अच्छी रही इस बात का इन्हें उत्तर देना चाहिए। इसीलिए इसको अच्छी नहीं कहेंगे, इस बात को जान ले। इन्होंने संविधान के नाम पर झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित करके वोट अर्जित करने का कार्य किया। वो केवल एक बार ही हो सकता है। उन्होंने कहा यही बात समझ में नहीं आती, यही बात समझ में नहीं आती। ये जो आप कह देते हैं मलिक साहब, ये जो आप कह देते हैं, झूठ यूनिवर्सिटी के परफेक्ट माहिर हो आप लोग। एमपी ने की थी और अयोध्या, आप लोगों के लिए किसानों की कोई वैल्यू नहीं। आप कह रहे सारे किसान मारे, समाजवादी पार्टी ने नहीं बोला संविधान भाजपा के नेताओं ने खुद कहा था कि 4 लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा के नेता ने कहा था, समाजवादी पार्टी के नेता ने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, तो भाजपा ने खुद बोला था। बिल्कुल मलिक साहब सुनिए 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 सुनिए, ये जो आप दावा कर देते हैं ना कि विपक्ष ने अपना झूठ फैला दिया, तो आपकी रणनीति तो कमजोर थी, आपका सच इनके झूठ से नहीं जीत पाया। चौधरी साहब, आपसे विनम्र निवेदन है जी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के बयान मलिक साहब को सुना दीजिए और आज देश के जो हालात हैं वो दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ये झूठे हैं। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अपने समय में बोल लीजिएगा, मेरे समय में। अरे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आप तो बोलना पड़ेगा। आप लोग तो एक उसके छोटे से बात करता है। मेरे समय में मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ के नाम पे देश में आप लोगों ने नफरत से बात की है। वो देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी जमीन कितना रही है, आप डर रहे हैं। आप करिए ना बुनियादी बात, देश की महंगाई पे बात करिए, देश की महंगाई पे बात करिए, देश की जीडीपी पे बात करिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम यू, मुझे देश की महंगाई पे बात करिए।
देश की जीडीपी में बात करिए, देश आपने गिरवी रख दिया, कई लाख हजार करोड़ का लोन ले लिया आपकी सरकार ने आरबीआई से। आप इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करना चाहते? इसी मुद्दे बात करता हूँ, बटेंगे और कटेंगे बात करना चाहते हैं। अब मैं नहीं, मलिक साहब एक बात समझ में नहीं जवाब आती। देना भारी पड़ जाएगा। मलिक साहब एक बात समझ में नहीं आती। मैं जवाब बीजेपी के जो प्रवक्ता है ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो ज्यादातर यही बात कहते हैं कि जो विपक्ष था, विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाने का काम किया। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब विपक्ष ने भ्रम फैला दिया तो आपकी रणनीति इतनी कमजोर थी कि आप उनके भ्रम को नहीं तोड़ पाए? नहीं, इस बार दिख जाएगी हमारी रणनीति, क्योंकि जनता रणनीति बनाती है हमारे लिए। हम केवल कमरे में बैठकर रणनीति नहीं बनाते हैं। ये परिवारवाद के आधार पर पार्टी नहीं चलती है। जनता हमारे लिए लड़ने का कार्य करती है। बूथों पर जिस प्रकार से जनता मजबूती के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट डालने का कार्य करती है, वो हमारी रणनीति है। वोट डालने का काम किया था लोकसभा चुनाव में, जनता ने वोट डालने का काम किया था। जी नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, शायद यहाँ मुझे अयोध्या भी सुनने को मिला था। तो अयोध्या नाम की कोई सीट नहीं, फैजाबाद लोकसभा, बिल्कुल बिल्कुल फैजाबाद लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी जीतती है। वहां 5 विधानसभा है, और जहां तक बात है विधानसभाओं की, तो अयोध्या एक विधानसभा है। और अयोध्या विधानसभा पर्टिकुलरली की अगर बात की जाए, अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती है, इस बात को जान ले। नंबर 2, अगर ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जीती है, इस बात को भी जान ले, भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक में जीती है। हम ये नहीं कह रहे जामा मस्जिद में जीते हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। नंबर 2, जिस प्रकार से बात है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के कालखंड में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, माफिया पनपे, भ्रष्टाचार बढ़ा। अभी क्या हुआ बहराइच में? ये दंगा नहीं था बहराइच में। नहीं, मैं तो ये दंगा जवाब ऐसे मांग रहा हूँ। हिंदुओं को ना जगदीश जी, मेरा एक सवाल है, और कोई भी उत्तर दे दे। सवाल का बड़ा छोटा सवाल है ये। हमने कहा बटेंगे तो कटेंगे। अब इन्हें क्या पीड़ा हो रही है अगर हम कह रहे हैं एकजुट रहो? क्या इन्हें हिंदुओं को बांटना है? क्या आप बांटना चाहते हैं हिंदुओं को? क्या आप जातियों के नाम पर हिंदुओं को बांटने का समर्थन करते हैं? इसका तो यही अर्थ होता है कि आप बांटेंगे तो कटेंगे के नारे से समस्या में आ जा रहे हैं। इसका अर्थ आप चाहते हैं कि हिंदू बट जाए, जातियों में विभाजित हो जाए, और मुस्लिम जातियों में विभाजित ना हो। वो खान कुरैशी वहां नहीं दिखेगा, शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं दिखेगी, वहां सिर्फ मुसलमान दिखेगा, क्योंकि वो वोट बैंक चाहिए, वहां से पूरा वोट चाहिए। यहाँ बांट दिया जाएगा जाट के नाम पर, गुर्जर के नाम पर, राजपूत के नाम पर, अलग अलग प्रकार से ब्राह्मण के नाम पर। मलिक साहब अभी अनुज जी ने शुरू में यही बात कही थी कि अगर आप ये नारा देते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, एक विशेष समुदाय पर टिप्पणी भी की जाती है, ठीक है, तो आप फिर क्यों उनको योजनाओं का लाभ देते हैं? आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि हम आपको नहीं देंगे कुछ भी, जैसा आप हथौड़ी में बोल देते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को हमारी तरफ से कोई आरक्षण नहीं है। बिल्कुल, देखिए, क्या ये लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मैं जातिवाद का समर्थन नहीं करता, इस बात को आप जातिवाद का समर्थन नहीं करते, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं वो करते हैं। अल्पसंख्यक समाज में लगातार में सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा झूठ यूनिवर्सिटी के परफेक्ट माहिर हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, आप तो एक उस छोटे से प्यादे हैं, आपको बोलना पड़ेगा, निश्चित है। देखिए अनुज, खैर प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी ना करें इस शो में। बाकी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बातें रखी जा रही है। खैर जगदीश जी आपको काफी समय हो गया, आप बोलिए। छोड़िए इनके संबंध में कुछ कहना, मुझे देखिए ऐसा है, अगर मैं इनके संबंध में कुछ कह दूंगा इन्हें बुरा लग जाएगा। 2 मिनट मलिक साहब जरा कहने देंगे। मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि पिछड़े और दलितों को जो आज आपने गाली दी है, आपके मुख्यमंत्री जी ने गाली दी है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, तो आप समझ लीजिए इस चुनाव नहीं 27 में आपका खेवनहार एक तो नहीं जीतेगा। ये जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीडीए में, मलिक साहब और सुन लीजिए, तो जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, पीडीए में अगड़े, आदि, आबादी और अगड़े भी शामिल हैं। आप ये मत समझिए कि हम जातिवाद के नाम पे करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गाली दी है पिछड़े दलितों को, अपराधी कहा है, ये गाली इतनी महंगी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को कि आप सुन लीजिए, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। आज मैं टीवी चैनल पे कह रहा हूं कि इसमें ये नहीं, केवल ये नहीं, अब हम पूरी ताकत के साथ आपकी इस गाली को अपने पिछड़े दलितों के खिलाफ उठाएंगे। और रही बात संविधान की, संविधान को बदलने की जो आपकी मंशा थी, आपके फैजाबाद के एमपी लल्लू सिंह ने स्वयं बयान दिया था
उस समय की हम संविधान को बस 400 सीटें हमें दो, हम संविधान और आरक्षण सब कुछ बदल देंगे। आप पिछड़ों और दलितों के, और इसका ताजा उदाहरण अभी 69,000 शिक्षकों ने आपने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीना है, इसलिए आप संविधान को बदल रहे हैं और आप कह रहे हैं झूठ बोल रही है बात। जगदीश जी एक बात तो निकल के सामने आती है, आप झूठे हैं जगदीश जी यहाँ पर एक बात तो निकल के सामने आती है, अगर कोई भी जनता के सामने झूठे वादे या इस तरह की बयानबाजी करेगा तो जनता खुद ही उखाड़ कर फेंक देती है, तो लल्लू जी को उखाड़ कर फेंक दी है। और हुसैन जी अब इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो मैंने कहा इन्होंने सहवाग शिषपाल जैसा 100 अपराध कर दिया है। इतना बड़ा अपराध जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, दलितों और पिछड़ों को गाली देने का, इतना बड़ा अपराध आपसे किसी ने राजनीति नहीं किया। मेरा एक सवाल रहेगा, देखिए आप अधिवक्ता भी हैं तो आप जानते होंगे केशवानंद भारती केस को आपने पढ़ा होगा। अब केशवानंद भारती केस तो, हाँ जगदीश जी, केशवानंद भारती केस तो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट करने का। तो क्या आपने वो अपने नेता अखिलेश जी को नहीं पढ़ा? अविरल जी अब आप जवाब सुन लीजिए ना अविरल जी, केशवानंद भारती को आपने कम पढ़ा है। केशवानंद भारती में ये कहा गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकार को उसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी सरकार ने कई बार कोशिश की संविधान को बदलने की। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, आप जवाब दे दीजिए। 69,000 शिक्षकों के आरक्षण को आपने छीना है, अभी 69,000 अभी लेटेस्ट आपका वो है, उनका आरक्षण मारा गया पिछड़ों दलितों का। आप कहां बोल रहे हैं? और अब आप गाली देने पे उतारू हो गए। आप पिछड़ों और दलितों को कार में बैठने पर भी आपको आपत्ति है, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगा। आपत्ति है मेरी बात लग्जरी गाड़ियों में जगदीश जी लग्जरी गाड़ियों गरीब के पैसे पूरे पे देश का जमीन दबा के और आपकी गाली को सुना है, आप बात नहीं करेगा, कोई आपको माफ नहीं करेगा। शिक्षकों के साथ जगदीश अभी आपने बात कही कि बीजेपी ने 69,000 शिक्षकों के आरक्षण खत्म कर दिया और दलितों का आरक्षण मार लिया। समाजवादी पार्टी कहां थी? क्या थी? आपने कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों का आरक्षण मार लिया, तो समाजवादी पार्टी कहां थी? समाजवादी पार्टी के होते हुए कैसे मार लिया? आप बड़ी भूमिका में है, सुन लीजिए। हाँ। अब इसका जवाब दीजिए ना पुष्पन जी। हाँ। समाजवादी पार्टी का आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक छोटा सा प्यादा हाँ। जगदीश सिंह बोल रहा है टीवी चैनल पे हाँ। कि ये जो आप भारतीय जनता पार्टी ने किया है गलत किया है, और इसी कारण से समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। हर जगह पे समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और करती रहेगी, और जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व इस उत्तर प्रदेश में है, अतीक अहमद का काम क्यों नहीं पाओगे? क्यों नहीं किया? आप नहीं मार पाओगे, क्यों नहीं किया? आप उनको गाड़ी में बैठने से आपको घिन आती है, आपको पिछड़े और दलितों को मर्सिडीज और उसमें चलने में आपको घिन आती है। अविरल जी ये बात टीवी ये रिकॉर्ड कर लीजिए, और इसको मैं चलवाऊंगा, इसको मैं एक गजगली हर जगह चिल्लाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े और दलितों को। अतीक अहमद अगर लग्जरी गाड़ियों में घूमता था तो मुझे दिक्कत है, क्योंकि वो दलित के पैसे की, दलित की जमीन को कब्जा कर अगर लग्जरी गाड़ियों में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी घूमते थे, निर्मम तरीके से दलितों को दबाया जाता था, मुझे दिक्कत है अगर अतीक अहमद के पास जो कमाई आ रही थी वो दलितों की कमाई थी, दलितों का हक मारने का काम किया। मुख्तार अंसारी ने दलितों का, पीड़ितों का, मुसलमानों का, शोषितों का हक मारने का काम किया। मुझे दिक्कत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हम सबको समान मानते हैं। जनधन योजना चलाई जगदीश जी, बिल्कुल हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके लिए चलाई। अब इससे काम है, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, दलितों से आप माफी मांगिए। नहीं, मैं जवाब देता हूं, हमने मांगना पड़ेगा, अन्यथा आपको कोई योजना आपकी काम नहीं करेगी, आप सफा चट होगे पूरे देश। केंद्र सरकार की देखिए लॉजिकल बात चल रहा है, आवास योजना चलाई जाती है, कहीं कुछ नहीं, कोई क्षतिपूर्ति आपको देने को पिछड़ा दलित तैयार नहीं होगा। ये जो आज गाली है इस गाली का जवाब देगा पिछड़ा दलित। ठीक है। अविरल मलिक जी, अभी आपने कहा
कि समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी में जो भूमाफिया थे, आपने कई लोगों का नाम लिया अभी, कि उन्होंने गरीबों की जमीन को हड़पा, उनके हक को मारा, उनकी कमाई को मारा। अभी योगी जी गली गली भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन, जगदीश जी सुन लीजिए, जगदीश जी भ्रष्टाचार से डूबे हुए। ठीक है जगदीश सुन लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधेयक लेकर आए थे योगी जी, निजूल जमीन विधेयक। उसमें क्या था कि जिन लोगों की संपत्ति है, अगर वो नहीं है या फिर किसी ना अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, वो जमीनें जो खाली पड़ी हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है, वो जमीनें सरकार ले लेगी। लेकिन आपके खुद के नेताओं ने वो विधेयक पास नहीं होने दिया। जी नहीं, देखिए मैं सबसे पहले तो अगर आप कब्जे की बात करते हैं, कब्जा छुड़ाने की बात करते हैं, तो ये विधेयक आखिर क्यों पास नहीं हुआ? कब्जे तो छुड़ा लेती बीजेपी, लेकिन क्या आपकी खुद की पार्टी के नेता इसमें शामिल थे? उन्होंने भी अवैध कब्जे किए हुए हैं, उनको डर था? नहीं, देखिए हम गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहे, और जहां तक बात है इकोनॉमी की, यहाँ जीडीपी की चर्चा करना चाह रहे थे भाई साहब। नहीं, इस हिसाब से तो लग रहा है कि आप गरीबों के लिए नहीं खड़े, आप अपने खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं, नेताओं के लिए खड़े हैं। बस कार्यकर्ता जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल किया, आप जवाब ले लीजिए, ये भी जवाब ले लें। देखिए जहां तक बात है गरीबों की, पिछड़ों की, हम सबके लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम गरीबों ने अपनी वोट के माध्यम से किया, इस बात को भी इन्हें जान लेना चाहिए। नंबर 2, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, इस बात को भी कम से कम ये जान लें स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर ये आरोप लगाते हैं, जिस प्रकार से आवास योजना को हमने चलाया, क्या उसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिला? सबसे ज्यादा मुसलमानों को हमने दिया। और जहां तक बात है योजनाओं की, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। अनुज जी ने शुरू में यही तो किया। पार्टी पिछड़ों दलितों को जो गाली दिया उसका जवाब नहीं, मलिक साहब समझ में नहीं आ रही बात। एक तरफ आप कुछ और कहते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी हमने सब कुछ दिया है, एक तरफ आपके नेता बोलते हैं कि हम तो आरक्षण देंगे ही नहीं। कुछ बात जमी नहीं। देखिए मैं कट टू कट एकदम स्पष्ट रूप से 2 लाइनों में स्पष्ट कर देता हूँ, हमें दिक्कत किससे है। हाँ। हमें दिक्कत है दंगाइयों से। जगदीश जी आप भी जान लीजिए। हाँ। मुसलमान हमारे भाई हैं, मुसलमानों से हमें दिक्कत है, ऐसा आप भ्रम फैला रहे हैं। आप मुसलमान पार्टनर हैं नहीं, आप जो है वो दंगाइयों में दंगाई कौन है और दंगा कौन कराता है? बीजेपी के विधायक नहीं, बीजेपी के नेताओं पे एफआईआर कराइए। शराब स्पष्ट हो चुका है, दंगा कौन कराता है? हमें दिक्कत है जितने गुंडे उत्तर प्रदेश में घूमते थे उनसे हमें दिक्कत थी। हमें समाज विरोधी लोगों से दिक्कत है, हमें कानून विरोधी लोगों से दिक्कत है, हमें राष्ट्र विरोधी लोगों से दिक्कत है। और अगर बात करते हैं संविधान की, जगदीश जी आप ही इस बात को कहिए, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने इस बात को, समाजवादी पार्टी इस बात को कहे, इस देश में जो भी व्यक्ति रहता है सबको संविधान मानना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, किसी और किताब के हिसाब से देश नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, कानून के हिसाब से देश चलेगा और संविधान के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ेगा। जो संविधान मेरा जवाब ठीक है जगदीश जी दीजिए। सुन लीजिए, आप कह रहे हो संविधान को मानना पड़ेगा। हम संविधान के मानने वाले लोग, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं, और आप संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं। आपने संविधान की हत्या का प्लान कर लिया था पूरा का पूरा। वो तो कहिए इस देश का नेतृत्व, इस देश का विपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए जनता जब ढोल बजाई कि आप पिछड़ो, आए दलितों तुम्हारा संविधान खतरे में, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, आए दलितों पिछड़ो तुम्हारा आरक्षण खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तब जाके पिछड़ों और दलितों ने तुमको बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। संविधान आप मानिए, हमको उपदेश मत दीजिए, हमने तो संविधान का पालन किया है। संविधान का अपमान और उसका खराब करने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप कसम खाइए कि कुछ नहीं करोगे, आपको बचाव में कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। जनता अनुराग जी जगदीश जी वापस मलिक जी कह रहे हैं हाँ। संविधान को मानना चाहिए। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, देश की सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्शन क्यों किया जा रहा है? ये संविधान में नहीं लिखा है कि सरकारी संस्थाओं को बेचा जाए। लगातार सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्शन और बेचा जा रहा है, सिर्फ 15 उद्योगपतियों के हाथ में। लगातार आप रेलवे में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्शन में नौकरियां दी जा रही हैं।
सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। तो ये क्या संविधान में लिखा है क्या ऐसा? मलिक जी बता दे। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा, मलिक साहब आऊंगा आपके पास। खुद को पीड़ित बता रहे हैं। ठीक है, अरे जगदीश जी, पीड़ितों के लिए लड़िए, खुद को पीड़ित साबित चलिए आऊंगा। खुद को पीड़ित साबित करने में लगे हुए हैं आप। आपके अंदर, आपकी पार्टी में अतीक अहमद जैसे लोग रहे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग रहे, गायत्री प्रजापति जैसे माफिया ठीक है, भ्रष्टाचारी लोग रहे, और आप खुद को पीड़ित बता रहे हैं। मेरी बात का जवाब दे दीजिए। परेशान थी आपकी पार्टी से, जनता परेशान थी। जब आप सत्ता में थे, रोज दंगे हुआ करते थे। मुजफ्फरनगर दंगा आपकी सत्ता के दौरान हुआ। अरे मलिक साहब ठीक है, मलिक साहब ठीक है। और आप जो बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में भी नहीं हुए, कई जगह दंगे हुए थे। सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब ले लीजिए। सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बड़े बड़े दंगे हुए थे और कई जगह हुए थे। जनता ने नकार दिया ना समाजवादी पार्टी की सरकार को। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार में दंगे होंगे तो जनता नकारेगी ना। खैर, मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कई तरह के बयान चले थे कि कांग्रेस पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खत्म करके उसमें थोड़ी कमी करके और अल्पसंख्यक समुदाय को देगी, और जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा लिखा नहीं था। मलिक साहब ने आरोप लगाया कि जो विपक्ष था उसने भ्रम फैला दिया। तो भ्रम फैलाने का काम किसने किया, नुकसान किसको उठाना पड़ा? और दूसरी बात ये अभी मलिक साहब ने कहा कि देश संविधान के तरीके से चलेगा। तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, उस दिन इंडिया अलायंस के जो नेता थे उन्होंने संविधान की कॉपियां दिखाकर कहा था कि देश संविधान से चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये भ्रम फैलाने वाली जहां तक बात है, अभी अविरल मलिक जी ने यहाँ पे कहा था कि मुसलमान जो है हमारे भाई है, कि ये समाजवादी पार्टी भ्रम फैला रही है कि जो है भ्रम फैला रही है हमारे कि मुसलमान हम की भाजपा मुसलमान के खिलाफ है। लेकिन अगर आप देखो तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने खुद 80 बनाम 20 की लड़ाई का नारा दिया था लोकसभा चुनाव के पहले। तो ये इन्होंने खुद कहा था। फिर दूसरी बात, ये जो आरक्षण के मामले में भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, तो ये स्वयं इनके नेता ने खुद कहा था, इनके नेताओं ने खुद कहा था कि 400 सीट आएगी तो हम संविधान को बदलेंगे। बिल्कुल, ये भ्रम, ये तो जो है विपक्ष को मुद्दा मिल गया तो विपक्ष तो उस मुद्दे को उठाएगी, ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, और इन्होंने मेरी सारी बातों का जरूर खंडन किया। लेकिन पुष्पेंद्र जी, आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने बोला था कि योगी आदित्यनाथ जी को सीएम से हटा दिया जाएगा अगर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, इस बात का विरल मलिक जी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब ये बात में सच्चाई है। ठीक है, और अरविंद केजरीवाल उसी दौरान जेल से बाहर आए थे, आपको याद है? उन्होंने भी कहा था कि सीएम योगी जी की कुर्सी जाने वाली है। जी बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से बहुत पक्की मेरे को खबर है कि ये आखिरी चांस दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। और अगर ये यहाँ पे कोई भूल चूक होती है तो उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है। और अगर यदि ऐसा होता है तो पुष्पेंद्र जी, आप ये बयान मेरा जरूर दिखाइएगा और मेरे को जरूर आपके चैनल पे दोबारा बुलाइएगा। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ, और जहाँ तक संविधान की बात है तो हर कोई पार्टी ऐसा ही बोलती है कि हम संविधान के दायरे में काम करेंगे, हम संविधान के दायरे में काम करेंगे। और ये जो है, ये तो हर किसी भारत के नागरिक प्रतिबद्ध है संविधान को जो है फॉलो करने के लिए और संविधान में जो लिखा है उसको मानने के लिए। तो ये जो है, लेकिन जो जिस तरीके से भाजपा ने कुछ चीजें ऐसी की है जो संविधान के खिलाफ है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कमिश्नर होता है, जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन होता है, पहले उसका जो चयन होता था, उसकी कमेटी में जो 3 लोग होते थे वो था लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 जने होते थे। उन्होंने इस कमेटी को बदल के ऐसा कर दिया कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करता है। तो ये एक और 3 में से 2 जनों की सहमति होनी चाहिए। तो जो कैबिनेट मंत्री है वो तो प्रधानमंत्री की बात मानेगा। तो एक तरीके से ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसका चयन भी अपने हाथों में ले लिया।
फिर आपने दिल्ली की सरकार में देखा होगा, दिल्ली में सारे के सारे अधिकार एलजी को दे दिए गए, अधिकतर जो है वो एलजी को अधिकार दे दिए। तो ये भी संविधान के खिलाफ है। तो संविधान को कमजोर करने का काम जो है वो भाजपा ने किया है। भले ही वो भाजपा कितना भी बात कर ले कि हम संविधान को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उन्होंने संविधान को कमजोर करने का काम किया है। कई प्रवक्ताओं से प्रश्न पूछा, लेकिन कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ये 11 साल पुरानी दैनिक भास्कर अखबार की ऑफिशियल रिपोर्ट है और ये कहती है कि मुजफ्फरनगर के दंगे के समय वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने पुलिस से कहा था जो भी हो रहा है उसे होने दो। अब इस विषय पर ये अभिलाष मलिक जी ये जवाब दीजिए कि आपने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को का चयन करने की कमिटी में बदलाव किया कि नहीं किया? बदलाव किया कि आपने? ये रहेगा पार्टी से रिपोर्ट चौधरी साहब जी मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे हैं, तो इनको बहराइच का दंगा याद दिला दीजिए। इन्हीं के विधायक भाजपा के बयान को दिखा रहे हैं। भाजपा के इशारों पे चलता है। अभी लेटेस्ट हुआ है और उसमें इन्हीं के विधायक नहीं, इन्हीं के नेताओं पे एफआईआर कर रही है, क्योंकि उसमें प्रचार करने के लिए आप घबराए हुए हैं कि कहीं हार ना जाए। इस बार आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था लोकसभा में, इसलिए आपने इलेक्शन कमीशन से डेट भी बदलवा दी चुनाव की। क्यों आपने डेट चुनाव, क्यों आप इलेक्शन कमीशन जो है वो आपकी बात हमेशा सुनता है और आपके पक्ष में ही हमेशा फैसला लेता है? बिल्कुल गलत। तो ये बात सुनना होगा, क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता? लंदन में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, अमेरिका में बैलेट पेपर पेपर से भारत में। चौधरी साहब मेरी संविधान में कहाँ लिखा है कि सरकारी संस्थाओं को बेचा जाए और प्राइवेट सेक्शन किया जाए? 15 उद्योगपतियों के हाथ में ही क्यों वो सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं? ये मेरी बात का मलिक साहब जवाब दे दें। मलिक साहब जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए 15 उद्योगपति क्यों न बचते हैं देश में और उद्योगपति क्यों नहीं आते? देखिए एक अन्य चैनल पर मैं एक डिबेट कर रहा था, उसमें एक कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बैठा था और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अन्य चैनलों का नाम लेना परंपरा नहीं है और उस व्यक्ति का नाम लेना भी परंपरा नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मेरे सवाल के जवाब में उस व्यक्ति ने जो कहा उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के कब्जे में है। अभी ऐसे ऐसे आरोप लगाते मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अरे ये तो साफ जाए, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। देखिए आरोप लगते रहते हैं, आरोप विपक्ष लगाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं उस प्रवक्ता नहीं कुछ तो निराधार भी आरोप लग जाते हैं। देखिए कहते हैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी का संपर्क है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। सरकारी संस्थान संविधान में कहाँ लिखे हैं कि इसको बेचना है और सिर्फ 15 उद्योगपतियों के हाथ में ही बेचना है? ऐसा कहाँ लिखा है ये बताइए मुझे। हमने गरीब के लिए काम किया है, गरीब की रोटी कपड़ा। कहाँ गरीब है? कहाँ गरीब है? रेल मंत्रालय हमने अडानी को बेच दिया। बताइए कहाँ अडानी गरीब है क्या? मकान शिक्षा अडानी गरीब है क्या? की है इस बात। अरे ये बताइए मलिक साहब, अडानी गरीब है क्या? ये बता दीजिए। अडानी, 1 मिनट में जवाब देता हूँ। अडानी का रुकिए, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। अडानी के साथ एमओयू साइन किया तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने। अरे आप सेंटर की बात करें, तेलंगानी सरकार में कहाँ से? ये स्टेट का, तेलंगाना का स्टेट का मसला है। आप दिल्ली से सरकारी संस्था बेच रहे हैं, की तरफ कर दिया, लगातार बेच रहे हैं। आपके प्रवक्ता आप उसमें जवाब दे नहीं पा रहे। जवाब नहीं बन रहा है। जवाब अरे आपसे जवाब भी बनना। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप संविधान के तहत सारे संस्थाओं को बेच रहे हैं। संविधान को हमने बचाया, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? आप संविधान के लिए लड़ेंगे। सरकार, दिल्ली की सरकार लगातार सरकारी संस्थान को बेच रही है। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संविधान का अपमान। आप तो दलित पिछड़ों को गाली बक रहे हैं। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश ठीक है अनुज जी और मलिक साहब, और बात आप अडानी तक ले आए। तो जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सीएम गहलोत वहां के मतलब सीएम साहब थे, तो अडानी ने वहां पर भी एक प्रोजेक्ट दिया था कांग्रेस सरकार को करीब 60,000 करोड़ का। तो अब आखिर कहां राजनीति में बदलाव हो जाता है और कब इन अमीर लोगों का फायदा पहंचा दिया जाता है, कौन सरकार पहुंचाती है? तो इसका तो कोई नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी किसको फायदा पहुंचाते। जब जिसकी सरकार होती है तो वो सबसे पहले अमीरों को पकड़ते हैं। नींव रख दी है कि सरकारी संस्थान को बेचा जाए, ये ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है।
मगर भारतीय जनता पार्टी ने वो लागू कर दिया इन 10 सालों में। जो नहीं तो अनुज जी आपके जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने साफ तौर पर कह तो दिया कि प्रधानमंत्री जी की 2 टांगे हैं, आखिर क्यों एक जेडीयू एक टीडीपी, जिस दिन ये खराब हो जाएंगे उस दिन सरकार ही गिर जाएगी। काफिले में घूमता था अतीक अहमद, 500 गाड़ियों के काफिले में अतीक अहमद घूमता था। किसका पैसा था? क्या गरीब का पैसा नहीं था? क्या मुसलमान का पैसा नहीं था? क्या शोषित वर्ग का पैसा नहीं था? क्या गरीब वर्ग का पैसा नहीं उसने चुराया था? क्या अपराध के माध्यम से पैसा नहीं कमाया था? क्या वो मेहनत की कमाई का पैसा था? मलिक साहब, अतीक अहमद नहीं, क्या अतीक अहमद खेती करता था? बिल्कुल मलिक साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सुन लीजिए। क्या वो खेत में काम करता? मलिक साहब आपकी बात ठीक है, आपकी बात 100% ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए जी। आपने समाजवादी पार्टी की सरकार बात की, उसके कार्यकाल की बात की, उसमें आपने जो गुंडे थे वो भी गिनवाए, ठीक है। आपने कहा कि उन्होंने कब्जा किया, किसके पैसे से घूमते थे, ठीक है। तो मैंने यही कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की रणनीति तब सही नहीं थी तो जनता ने उनको बाहर कर दिया, ठीक। अभी इसी के जवाब में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि निजूल जमीन विधेयक एक पास होने वाला था, आखिर वो क्यों रोका गया? वो भी यही था, अगर किसी के पास अवैध जमीन है, किसी का कोई वारिस नहीं है, किसी ने किसी पर कब्जा किया हुआ है, वो सरकार ले लेती। सरकार के ही लोगों ने उसको नहीं पास होने दिया। नहीं, मुझे वो पूरा विषय मुझे मालूम है, मैंने उस पर कई बार स्पष्टीकरण भी दिया। और जहां तक बात है विधेयक की आपने बात की पर्टिकुलरली, और जहां तक योगी जी के विषय में प्रश्न है, हमारी सरकार के विषय में प्रश्न है, तो और जो आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है ना भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने सबसे पहले अड़ंगा डाला था। जी नहीं, देखिए इस बात को जान लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से समर्पण भाव के साथ गरीब के लिए कार्य कर रही है। और जहां तक बात है इकोनॉमी की, इन्होंने बात की थी जीएसटी की। अनुज जी, आप इकोनॉमिस्ट बनना चाह रहे हैं या इकोनॉमिस्ट है, मैं नहीं कुछ कहूंगा, तो ये बता दीजिए, अगर किसी व्यक्ति का बैंक में खाता नहीं है, जो कि नहीं थे, जनधन योजना जब तक नहीं थी, तो इकोनॉमी के साथ वो कैसे जुड़ जाता? आपके इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जनधन खाते में आपने हजारों करोड़ डाल के भी दिए थे। तो आखिर हमने जनधन योजना में किस किस के खाते नहीं खुलवाए? मुसलमान के भी खुलवाए, दलित के भी खुलवाए। अभी मलिक साहब अभी फिर शुरू हो जाएगा, अभी अनुज जी कहने लगेंगे कि 15-15 लाख रुपए डलवा देंगे आप, तो पुरानी बातें छोड़ दीजिए। जितनी योजनाएं हैं अनुज जी, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कौन सी ऐसी जन कल्याणकारी योजना है जिसका फायदा अडानी अंबानी को मिलाओ? शौचालय हमने बनवाए, गरीब के घर में बनाए, अडानी अंबानी। चलिए ठीक है जगदीश जी फाइनल कमेंट, समय कम है। देखिए ऐसा है कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दलितों और दलितों को गाली दी है, ये जो है इस चुनाव के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों तक लोग याद रखेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने उनको दलितों और पिछड़ों को गाड़ियों में बैठने पे इतराज है, इन सब का जवाब भारतीय पिछड़े और दलित सारे के सारे पीडीए के साथ ही मिलकर के। ठीक है जगदीश जी छोटा सा सवाल मेरा भी है, ठीक है। अब तक जो भी योगी जी ने या बीजेपी की तरफ से कहा गया, जो भी गलत बयानबाजी हुई, वो मैंने साफ तौर पर कहा, ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, ये क्या? इसमें भी तो सभी संतों के लिए क्यों आखिर? सुन लीजिए पुष्पेन जी, समाजवादी पार्टी गैर बराबरी के खिलाफ है, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बीजेपी जगदीश जी ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मठाधीश जो इस्तेमाल किया गया है शब्द, ये जरूरत क्या थी? आप डायरेक्ट योगी जी लिख देते, आप डायरेक्ट मोदी जी लिख देते, आप डायरेक्ट अमित शाह लिख देते, लेकिन मठाधीश क्यों? साधु संतों का अपमान नहीं हुआ? अब नहीं, ऐसा है पुष्पेंद्र जी, मैं ऐसा कोई चीज नहीं करना चाहता जिसमें समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों और जो आधी आबादी महिलाओं के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मीडिया सेल के लोगों ने वहां पीएचयू में बलात्कार किया, गैंग रेप किया, इसका जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आज इनको पिछड़ों और दलितों को गाड़ी में बैठ के, शर्म की बात कि आज पिछड़े दलित गाड़ी में बैठ के चलते हैं, ये इनको अभिनव मलिक जी को, इनको भारतीय जनता पार्टी को अफसोस है। उत्तर प्रदेश में तभी तो मायावती जी कहती हैं कि दोनों से बच के रहो, समाजवादी पार्टी से भी बच के रहो और बीजेपी से भी बच के रहो। ऐसा पुष्पेंद्र जी, बहुत जो बात को घुमाने की कोशिश मत करिए। जो आज हुआ है इसको अपने टीवी चैनल में चलाइए और जगदीश सिंह का बयान चलाइए कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाली दी है पिछड़ों और दलितों को,
ये जो अपमान किया है आज। सर ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। मैं आपके इस बयान को चलाऊंगा। मलिक साहब सुन लीजिए, मैं आपके इस बयान को चलाऊंगा, मैं आपके बयान को चलाऊंगा। सुन लीजिए, मैं आपके बयान को चलाऊंगा, लेकिन आप मानेंगे ये जो मठाधीश बोला ये गलत था। समाजवादी पार्टी की तरफ से माफीनामा आएगा। किस चीज का? मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, ये जो पोस्टर रिलीज किया था, या तो उस कार्यकर्ता से माफी मंगवाइए आप। सुन लीजिए, इधर सुनिए मान्यवर पुष्पेन जी, सीता मैया का अपहरण करने वाला कौन था? किस भेष में था? किस भेष में था आप बताइए, कौन था? आप जान लीजिए, मैंने हमारे जान लीजिए सीता मैया का अपहरण करने वाला कौन था? चलिए ठीक है। हालांकि अब पोस्टर विवाद में तो सब कुछ साफ हो गया है, क्योंकि जब पोस्टर विवाद में अखिलेश यादव जी को भगवान श्री कृष्ण दिखा सकते हैं, राहुल गांधी जी को अर्जुन दिखा सकते हैं। देखो, चुनाव एक अलग है, चुनाव की रणनीति के हिसाब से बयानबाजी हो तो ठीक है, लेकिन मैं तो खुद ही नहीं चाहता कि अगर किसी विषय पे हिंदू देवी देवताएं डिबेट का हिस्सा बने, आप उनको पोस्टरबाजी में ले आते हैं। इसी चक्कर में तो बॉलीवुड में विवाद रहता है, बॉलीवुड से नाराजगी चलती रहती है कि उसमें भी हिंदू भगवान को लेकर चित्र दर्शा दिए जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध है जो आज अपराध किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये अक्षम्य अपराध है। जगदीश जी, मैं ये बोल रहा हूं, मैं बीजेपी के फेवर में नहीं हूं, ना मैं उनके बयान के फेवर में हूं। मैं इस बयान के लिए बिल्कुल आपके साथ हूं कि जो आपने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं ना, ऐसी बात कोई ना हो कि किसी की। मुख्यमंत्री जी के बयान के ऊपर मेरा जवाब हेडलाइन में चलाइए। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है और मैं आप चारों मेहमानों का यहां पर धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासत बयानबाजी में बटी हुई है, एक दूसरे पर बयान करके आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हैं, तो दूसरी तरफ भी पार्टी कमजोर नहीं है और विपक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, और खुलकर वो भी बीजेपी का जो बयानबाजी का दौर है उसको टकराव करने की पूरी कोशिश करते हैं। और बयानबाजी में दोनों ही पार्टी इस समय उलझी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में मुद्दे गायब हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।